नमस्ते दोस्तों। आज हम टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े हेडेक्स में से एक को डिकोड करने वाले हैं और वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट्स का बिल्कुल एक्यूरेट अनुमान लगाना। अगर आपने कभी सोचा है कि यार इतने सारे मैसिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आखिर बजट के बाहर क्यों चले जाते हैं या सालों तक डिले क्यों होते रहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस अनप्रिडिक्टेबल चीज को प्रिडिक्ट करने की साइंस को गहराई से समझेंगे। सच में देखा जाए तो ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और कभी कभी तो लिटरली मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन जाता है। बिना किसी रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेट के किसी मैसिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में कूदना अपने फाइनेंशियल डिजास्टर को खुद दावत देने जैसा है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को फ्यूचर फोरकास्ट करने का एक सॉलिड तरीका चाहिए होता है, पर सच बात तो ये है कि सिर्फ अंदाजा लगाने से या पुराने तरीके से लाइंस ऑफ कोड गिनने से अब काम नहीं चलता। हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड और बिल्कुल रिलायबल फॉर्मूला। तो चलिए इस सोल्यूशन की गहराई में चलते हैं। इस पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाला मॉडल था कोकोमो, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल कहते हैं। 1981 में बेरी बोम ने इसे प्रपोज किया था और सबसे खास बात, ये एक ह्यूरिस्टिक मॉडल है। इसका मतलब ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मैथ इक्वेशन नहीं है जो किसी ने हवा में बना दी हो। ये ग्राउंड रियलिटी पर आधारित है। बोम ने रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के मैसिव हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी किया, ये समझने के लिए कि आखिर एफर्ट और टाइम किस चीज से ड्राइव होता है। तो आज के इस रोड मैप में हम 4 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले द कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉब्लम, फिर बेसिक कोकोमो के प्रोजेक्ट टाइप्स, एफर्ट वर्सेस टाइम का कनेक्शन, कॉस्ट ड्राइवर्स से रिफाइनमेंट, कंप्लीट कोकोमो सबसिस्टम्स और आखिर में हम कोकोमो 2 के एवोल्यूशन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉब्लम, यानी अननोन को प्रिडिक्ट कैसे करें। पता है पहले लोग क्या करते थे, वो सिर्फ एक्सपर्ट डेवलपर्स के जजमेंट पर निर्भर थे, यानी किसी सीनियर से पूछ लिया कि भाई इस काम में कितना वक्त लगेगा और मान लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि आप सिर्फ कोड को देखकर किसी भी प्रोजेक्ट को एक्यूरेटली फोकस्ड नहीं कर सकते। एक ट्रू कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए आपको एक होलिस्टिक व्यू चाहिए होता है। आपको प्रोडक्ट को तो एनालाइज करना ही है, पर साथ ही उसको बनाने वाली टीम की कैपेबिलिटी और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को भी क्लोजली समझना पड़ता है। कोकोमो इन्हीं एग्जैक्ट वेरिएबल्स के बेसिस पर प्रोजेक्ट्स को बड़े स्मार्टली कैटेगराइज करता है। आते हैं सेक्शन 2 पर, बेसिक कोकोमो, जिसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट टाइप्स होते हैं। कोकोमो इस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कियोस्क को 3 प्राइमरी टाइप्स में बांट देता है। पहला है ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स। अब सोचिए एक छोटी हाईली एक्सपीरियंस टीम एक बिल्कुल फेमिलियर एनवायरनमेंट में काम कर रही है, जैसे एक सिंपल पेरोल एप्लीकेशन बनाना, ये ऑर्गेनिक है। दूसरा है सेमी डिटैच्ड। ये थोड़ा मिडिल ग्राउंड है, जहाँ टीम का मिक्स्ड एक्सपीरियंस होता है और सिस्टम मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटेड MIS डेटाबेस। और तीसरा सबसे डेंजर लेवल है एम्बेडेड। ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें मैसिव इनोवेशन और इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो स्पेस में हाई स्पीड्स पर सिग्नल्स पास करता है। ये ऑर्गेनिक से एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है और कोकोमो इसे वैसा ही ट्रीट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एफर्ट वर्सेस टाइम। ये इस मॉडल का मैथमेटिकल कोर है। अगर आप इस डेटा पर गौर करें तो नोटिस कीजिए कि ये कर्व्स खासकर उन कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए ऊपर की तरफ कितनी तेजी से मुड़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एस्टिमेटेड एफर्ट प्रोडक्ट साइज का एक सुपर लीनियर फंक्शन है। थोड़ा आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप सॉफ्टवेयर का साइज डबल करते हैं तो लोगों का एफर्ट सिर्फ डबल नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट जितना बड़ा होता जाएगा, उसको मैनेज करना, उसके अलग अलग पार्ट्स को इंटीग्रेट करना और टेस्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसको पहले वाले कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। डेवलपमेंट टाइम और प्रोडक्ट साइज का रिलेशन बिल्कुल अलग स्टोरी बताता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है, टाइम वाले कर्व्स फ्लैट होने लगते हैं, यानी डेवलपमेंट टाइम एक सब लिनियर फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप प्रोजेक्ट साइज डबल भी कर दें तो जरूरी नहीं टाइम डबल लगे, शायद उसको पूरा करने में सिर्फ 20% ज्यादा वक्त लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोकोमो अज्यूम करता है कि आप एक अकेले इंसान से पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहे, बल्कि एक टीम से काम करवा रहे हैं। बड़ी टीम होने पर पैरेलल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और अलग अलग डेवलपर्स एक ही वक्त पर अलग मॉड्यूल्स पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक हार्ड लिमिट होती है। पैरेलल वर्क बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इसकी एक बाउंड्री है। बैरी बोएम ने एग्जैक्टली यही समझाया था कि एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ नए डेवलपर्स लाकर या नए सुपर फास्ट कंप्यूटर्स खरीदकर प्रोजेक्ट का शेड्यूल और कम नहीं कर सकते। एक वक्त आएगा जब पार्टने के लिए पैरेलल टास्क्स ही खत्म हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के काम का वेट करते रहेंगे और कम्युनिकेशन ओवरहेड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
तो अगर कोई क्लाइंट आकर कहता है कि बजट डबल ले लो पर स्केड्यूल को 50% कट कर दो, तो कोकोमो मैथमेटिकली प्रूव कर सकता है कि आपका प्रोजेक्ट क्यों बुरी तरह फेल होने वाला है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रिफाइनिंग विथ कॉस्ट ड्राइवर्स। जो बेसिक कोकोमो हमने देखा वो थोड़ा ज्यादा ही सिंपलिस्टिक था। क्यों? क्योंकि वो एक ही साइज के हर प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्रीट करता था। पर रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता ना। इसलिए इंटरमीडिएट कोकोमो ने 15 कॉस्ट ड्राइवर्स इंट्रोड्यूस किए। एक प्रोजेक्ट मैनेजर इन 4 मेन कैटेगरीज में अपने प्रोजेक्ट को ग्रेड करता है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, क्या ये किसी ऐसी मशीन का सॉफ्टवेयर है जहां लाइफ और डेथ जैसी हाई रिलायबिलिटी चाहिए? अगर हाँ, तो एस्टिमेट बढ़ जाएगा। कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स, क्या हार्डवेयर, स्टोरेज या स्पीड की कोई स्ट्रिक्ट लिमिट्स है? पर्सनल, क्या डेवलपर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है या फ्रेशर्स की टीम है? और एनवायरनमेंट, क्या ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं या सब मैनुअल है? इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके आप अपने इनिशियल एस्टिमेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपको एक बहुत ही एक्यूरेट और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फोरकास्ट मिलता है। सेक्शन 5, कंप्लीट सीओ कॉमो। चलिए अब इस कम्प्लेक्सिटी को तोड़ते हैं। देखिए, मैसिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कभी भी एक सिंगल होमोजेनियस ब्लॉक नहीं होते। अगर हम पूरे के पूरे एंटरप्राइज सिस्टम का एक साथ एस्टिमेट निकालने बैठेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ एरर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट कोकोमो इसे डीकंपोज करने को कहता है। पूरे सिस्टम को छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़िए, जैसे जीयूआई को टीम के लिए आसान मानते हुए ऑर्गेनिक में क्लासिफाई कीजिए। डेटाबेस सबसिस्टम को थोड़ा मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी का मानते हुए सेमी डिटैच्ड में डालिए और उस इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल को एम्बेडेड मानिए। इन सब इंडिपेंडेंट सबसिस्टम्स को अलग अलग कैलकुलेट करके जब आप फाइनली ऐड करते हैं तो फाइनल कॉस्ट प्रोजेक्शन मैजिकली बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, एवोल्यूशन टू कोकोमो 2, मॉडर्न एरा के साथ बदलना। बात ऐसी है दोस्तों कि 1980s और 1990s के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। 80s में सॉफ्टवेयर मोस्टली बैच प्रोसेसिंग पर चलता था। आपने डेटा फीड किया और बस रिजल्ट आ गया। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस या GUIs तो ना के बराबर थे और हर लाइन का कोड कम्प्लीटली स्क्रैच से लिखा जाता था। लेकिन 90s और आज के दौर को देखिए, सब कुछ हाईली इंटरैक्टिव है। यूज़र इंटरफेस बनाने में कभी कभी उतना ही एफर्ट लगते हैं जितना प्योर बैकएंड में। और आजकल कोई भी स्क्रैच से शुरू नहीं करता। हम मैसिव कंपोनेंट रीयूज और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स पर डिपेंड करते हैं। ओरिजिनल कोकोमो इस मॉडर्न स्नैप एंड बिल्ड अप्रोच के लिए तो बना ही नहीं था। और इसी वजह से सीओकोमो 2 का जन्म हुआ। ये कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि 3 डिस्टिंक्ट मॉडल्स का एक प्रोग्रेसिव स्वीट है जो आपके प्रोजेक्ट के मैच्योर होने के साथ साथ इवॉल्व करता है। जब आप शुरू में प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं तो आप एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन मॉडल यूज करते हैं। जैसे ही आप एक्चुअल सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन करना शुरू करते हैं, आप अर्ली डिजाइन मॉडल पर शिफ्ट हो जाते हैं और फाइनल स्टेज में जब प्रॉपर्ली डिटेल्ड कोडिंग शुरू होती है तब आप पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल का यूज करते हैं। ये ब्रिलियंटली आपके प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के हिसाब से अपने आप को स्केल करता है। कोकोमो 2 की सबसे खास और रेवोल्यूशनरी बात है न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स यानी NOP कैलकुलेट करना। सिर्फ अंधे होके लाइंस ऑफ कोड गैस करने के बजाय ये मेथड उन स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स और कंपोनेंट्स को एक्चुअली काउंट करता है जो आपको बनाने हैं। और इसमें सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि ये फॉर्मूला मैथमेटिकली परसेंटेज ऑफ रीयूज को फैक्टर इन करता है। यानी अगर आप 50% कोड किसी पुराने प्रोजेक्ट से या किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी से सीधा रीयूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला उसके हिसाब से आपके एस्टिमेटेड एफर्ट को प्रोपोर्शनली कम कर देता है। ये 1980s की पुरानी मेथडोलॉजी से एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली एक बहुत ही ज़रूरी एवोल्यूशन था। और इसके साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। हमने अभी देखा कि कैसे कोकोमो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक रिगरस डेटा ड्रिवन साइंस लेकर आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, कभी इंसानी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के उस अनप्रिडिक्टेबल और कभी-कभी क्योटिक नेचर को परफेक्टली कैप्चर कर सकता है? भले ही कोकोमो जैसे मॉडल्स किसी फाइनेंशियल डिजास्टर से बचने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इंसान यानी ह्यूमन एलिमेंट हमेशा एक अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड रहेगा। इन अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि ये डीप डाइव आपको फ्यूचर में बेहतर और सक्सेसफुल सिस्टम समझने में मदद करेगा। अलविदा।